क्लियरिंग सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। पासिंग रेशियो पूरे इंडिया में 10 से 15% के बीच में रहता है। ऐसे में एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करना, और वो भी 19 की एज में। राइट, आपने एग्जीक्यूटिव भी यहीं से पढ़ा था, प्रोफेशनल भी यहीं से पढ़ा है। राइट, जनरली जो बच्चे सीएस बन चुके हैं उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो आई थिंक कि 1 और 2 रिवीजन से बच्चे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऑन द एग्जाम डे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी कि मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कि डेडिकेशन कंसिस्टेंसी है, तो सब लोग बोलते हैं बट Congratulations Vanshika for clearing CS professional exams in first attempt only। और CS प्रोफेशनल जिसका पासिंग रेशियो पूरी इंडिया में 10 से 15% के बीच में रहता है, ऐसे में एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करना, और वो भी 19 की एज में। तो मतलब कैसा लग रहा है ये 19 की एज में CS बन करके? थैंक यू मैम। फीलिंग तो वैसे बहुत अच्छी है, मतलब प्रोफेशन क्लियर हो गया, वो भी स्पेशली एट एज ऑफ 19, तो एक तरीके से पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। राइट। तो अपने इस करियर के लिए जो CS बन गए हो 19 की एज में, उसके लिए किस किस को थैंक यू कहना चाहोगे? थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू तो मम्मी को है, पेरेंट्स को है, मेरे ब्रदर को है, उसका बहुत सपोर्ट रहा, और उसके बाद मेरे मेंटर्स, टीचर्स, चिन्मय सर, आप और जितने भी फैकल्टी है चिन्मय ट्यूटोरियल की, एक थैंक यू बहुत बड़ा उनको है, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी में, एग्जीक्यूटिव से लेकर प्रोफेशनल तक। राइट। आपने एग्जीक्यूटिव भी यहीं से पढ़ा था, प्रोफेशनल भी यहीं से पढ़ा है। राइट। अच्छा वंशिका, जैसे बच्चे जब भी एग्जाम में अपियर हो रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन के स्टेटस होता है, कोई कुछ एडवाइस कर देता है, कोई कुछ एडवाइस कर देता है। अब जनरली जो बच्चे CS बन चुके हैं उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो आपने CS क्लियर किया है एक अटेम्प्ट में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि हम कितनी बार रिवीजन करें। जैसे मैंने मोस्टली क्या देखा है कि बच्चे एक या वन और टू टाइम रिवीजन करते हैं और वो सोचते हैं कि हमने एग्जाम दे दिया, हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो हम फिर भी फेल हो गए। तो डू यू थिंक कि 1 और 2 रिवीजन से बच्चे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन सारे टॉपिक्स को पढ़ना, क्योंकि अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरे लिए CF एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसका मैं रिवीजन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उसे इतना पढ़ चुकी थी कि लास्ट तक ऐसा हो गया था नहीं पढ़ना। तो फिर मैंने उसका रिवीजन प्रॉपर नहीं किया उस लास्ट 1 मंथ में। पेपर मेरे फेवर में टर्न आउट हुआ तो सब सही रहा, बट ऑन द एग्ज़ाम डे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी कि मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ बट मुझे कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज मैंने लास्ट महीने इफेक्टिवली यूज़ नहीं किए। तो रिवीजन इज़ मस्ट, वरना सारा पढ़ा हुआ कुछ मतलब का नहीं है। अगर हम काउंटिंग में अगर बोलना चाहें कि कम से कम इतने रिवीजन तो होने चाहिए ताकि कंटेंट आपको याद रहे, तो वो काउंटिंग बता सकते हैं अगर आप बच्चों को? मतलब स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए जाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, वीकली टेस्ट दोगे, फिर हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट देते देते लास्ट तक आते आते 5 रिवीजन तो हो जाता है। फिर लास्ट रिवीजन आपका तब होता है 1 डे बिफोर एग्जाम। तो 5 to 6 रिवीजन तो मिनिमम हो जाता है। यस, डेफिनेटली बात है। 5 to 6 रिवीजन के बाद ही कंटेंट रिटेन होता है, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कंटेंट पढ़ा लग रहा है लेकिन लिखना क्या एग्जैक्टली वो याद नहीं आता है। तो रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वंशिका, एक चीज़ बताओ कि क्या टेस्ट का कोई रोल होता है एग्जाम्स में कंटेंट रिटेंशन के लिए, या टेस्ट यूजलेस होते हैं? नहीं, टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टेस्ट होता है तो ही रिवीजन होता है, बिकॉज जब तक फियर नहीं होगा कि मेरे को वहाँ जाके लिखना है तब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो रिवीजन के नंबर्स भी तभी बढ़ेंगे जब आप टेस्ट दोगे। प्लस टेस्ट देने से राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, स्पीड बढ़ती है, बिकॉज 100% पेपर अटेम्प्ट करना बहुत टफ टास्क है, और जिनका वो पूरा अटेम्प्ट होता है मोस्टली वही बच्चे पास हो रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही बोला वंशिका ने कि 100% पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेपर छोड़ रहे हैं 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का, तो अगर आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, एवरेजिंग में 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल 50% नहीं बन पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि 100 मार्क्स का पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करें, चाहे क्वेश्चन आता है या नहीं आता, क्योंकि कई बार मार्किंग होता है हमने कुछ भी मतलब ठीक है लप्पा फेंका है उसमें, तो एक एक मार्क्स तो डेफिनेटली मिल ही जाता है, फॉर श्योर मिलता है। तो लप्पे फेंके थे क्या पेपर में? बहुत लप्पे तो चलते फिरते हर क्वेश्चन। ओके, तो जैसे चिन्मय सर बोलते हैं लप्पेबाज बन जाओ तो डेफिनेटली लप्पेबाज बनना ही पड़ेगा हमें। कुछ क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं आते होंगे तो फॉर श्योर हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ चेपना पड़ेगा। बट हाँ, आप प्रोफेशनल लेवल पे आकर के ऐसे उल जुलूल तो नहीं फेंकते हो वहाँ पे, आप कुछ तो लॉजिकली रेलेवेंट चीजें लिखते हैं ना, आसपास की चीजें, एग्जैक्ट चीज नहीं आती हो तो भी आसपास का थोड़ा मैटर लिख दो, तो मार्क्स मिलते हैं उसमें। यस, एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज़ बताओ वंशिका, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मैनेज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है? आई वुड से
कि इसको ग्रुप वाइज नहीं देख के, जिसको बोथ ग्रुप देने हैं और हाँ। जो अगर अपना ये है कि निकालना है, तो इसको ग्रुप वाइज नहीं देख के एज 7 सब्जेक्ट देखो। Right. कि हमें 7 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है और हमारे पास टाइम पीरियड इतना है। Right. डिवीज़न टाइम का प्रॉपर करो और उसके बाद रिवीजन के लिए एक टाइम रखो कि लास्ट के 2 मंथ्स है, इसमें मेरे को प्रॉपर रिवीजन ही करना है, इससे पहले कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। राइट। जैसे अभी आप लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट 3 महीने पहले खत्म हो गया था। हाँ। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम बचा था रिवीजन के लिए। हाँ। बट एक चीज़ बताओ आप मुझे कि जैसे सपोज है ना, ओपन बुक सब्जेक्ट है और एक नॉर्मल अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो जो अदर सब्जेक्ट्स का टाइम डिवोशन था और जो ओपन बुक का था, क्या दोनों का सेम टाइम डिवोशन दिया था या अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा था? नहीं, ऑफ कोर्स अब अदर सब्जेक्ट्स में जो 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेजर टाइम गया। ओपन बुक की प्रिपरेशन बहुत कम हुई क्योंकि ओपन बुक में याद नहीं करना, रिटेन नहीं करना। Yes, yes. उसमें जो टाइम गया वो इंडेक्स बनाने में मेजरली गया। Yes, yes. और एक बार रीडिंग करने में गया कि कौन सा कंटेंट कहाँ कौन सा है, तो वो content आइडेंटिफाई कहाँ है। करना बहुत तो आई आसान हो फील जाता है। जो दोनों सब्जेक्ट ओपन बुक के थे वो मेरे अप्रॉक्स 20 डेज में कंप्लीट हो गए थे। Okay. और उनको मैंने ऐसे मैनेज किया कि जब मैं पढ़ाई से थक जाती थी तब मैं ओपन बुक लेके बैठती थी, बिकॉज रेगुलर कोर सब्जेक्ट को पढ़ना पॉसिबल बिल्कुल नहीं सही है। बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 7 पेपर है, 7 100 मार्क्स के हैं, सबको इक्वल टाइम डिवोट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में उतना टेक्निकलिटीज नहीं होती है। हर सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ऑल्दो सब 100 मार्क्स के पेपर है, बट स्टिल कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम डिवोशन चाहते हैं, कुछ में कम टाइम डिवोट करेंगे तो भी मैनेज हो जाएगा। तो वंशिका, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जो बच्चों को देना चाहते हो? इम्पॉर्टेंट टिप्स तो मैं तो ये कहूँगी कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये तो सब लोग बोलते हैं, बट आई फील लाइफ में सक्सेस होने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए। प्लस CS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को निकालने के लिए एक स्टबननेस होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, प्लस अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, फेथ इन योर सेल्फ एंड इन दी वंस हु आर प्रेइंग फॉर यू। उनकी प्रेयर्स में भी फेथ रखो, खुद पे भी फेथ रखो और एक जिद रखो, तो हो जाएगा। यस, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पे फेथ नहीं होता है तो एग्जाम के 3 घंटे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे बहुत डर लगता है और फिर जहाँ हमने कॉन्फिडेंस लूज किया तो हम पढ़ के भी जा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो भी खराब हो जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है। थैंक यू सो मच वंशिका फॉर कमिंग हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम।